क्वेश्चन आंसर की तरफ जाएंगे फिर। कैन वी क्वेश्चन आंसर की तरफ? ओके, विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्यनारायण। हाँ जी, हाँ बोलिए सर। हेलो। हाँ, सत्यनारायण गौड़, आप लोगों का लेक्चर काफ़ी अच्छा रहा सर। मैं डायरेक्ट सवाल पर ही आता हूँ कि सर, अगर ऑडिटर ने 15 जून को ऑडिट रिपोर्ट सही की है, तो ये ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट कब सबमिट होनी चाहिए? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि जब ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट को कौन से एजीएम में रखा जाएगा अप्रूवल के लिए? पॉइंट नंबर 3 कि ऑडिट रिपोर्ट में बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, तो जनरल रिमार्क्स को लेकर ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट बनेगी कि कैसे क्या? जरा इनके बारे में आप विस्तृत रूप से बताएंगे तो अच्छा होगा। हेलो, यार सर, आवाज आई? सर सब कुछ सुनाई दे रहा है, डोंट वरी। यस सर, थैंक यू। नहीं, मैंने सवाल आपका किया अगर है। मेरा पहला सवाल है, हेलो, आपका ऑडिट रिपोर्ट अगर बोलिए। आपका ऑडिट रिपोर्ट 15 जून को हुआ है, तो 15 जून के बाद विद इन ए पीरियड ऑफ 90 डेज आपको रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट सबमिट करना है। और रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट सबमिट करने के पहले आप वो मैनेजिंग कमेटी में रख दीजिए, मैनेजिंग कमेटी का अप्रूवल लीजिए, उसके बाद उसके ऊपर डिस्कशन करो एंड देन वो रजिस्ट्रार को रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट सबमिट कर दो। राइट सर। अब एजीएम का सवाल कि कौन सी एजीएम में जाएगा? 15 जून के बाद में जो ये फर्स्ट एजीएम होती है, उसमें ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट को रखना जरूरी है। ऑडिट रिपोर्ट के साथ आप रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट रख सकते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट जब भी आप नेक्स्ट एजीएम में आप रीड करोगे, तो नेक्स्ट एजीएम में जब भी ऑडिट रिपोर्ट रीड करोगे, तभी ऑडिट रिपोर्ट के साथ आप रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट भी डिस्कस कर दीजिए कि इसका कंप्लायंस हमने ये किया है। यस सर, यानी कि ये है कि 19-20 का ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट जो है वो 30 सितंबर 2020 के पहले जो भी एजीएम होती है उसे रखा जाना कंपल्सरीली नहीं, कंपल्सरी रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट उस एजीएम में रखना कंपल्सरी नहीं है। वो ऑडिट रिपोर्ट एजीएम में रखा जाएगा। अगर समझो मान लो आपका ऑडिट समझो 31 अगस्त को होता है और एजीएम के पहले आपने रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट नहीं किया है, तो नेचुरली इट विल गो टू द नेक्स्ट मीटिंग। बट लेकिन आप जब भी आप ऑडिट रिपोर्ट एजीएम में रखोगे, तभी उसके साथ आप क्या क्या रेक्टिफिकेशन किया उसका, वो रेक्टिफिकेशन आप एजीएम को बता सकते हैं। यस सर। अब क्या है कि मेरा ये सवाल और था कि ऑडिट रिपोर्ट के कौन से भाग को ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट में लेना है? जनरल रिमार्क्स में ए बी सी 3 हेडिंग में कमेंट्स लिखे जाते हैं। क्या ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट में वह चीज आएगी कि इसके अलावा और भी कुछ आएगा? और एंड हु विल डिसाइड? तीनों पार्ट आपको जो तीनों ए बी और सी जो ऑडिट रिपोर्ट दिया है, वो तीनों रिपोर्ट को आपको कंप्लायंस करना है। राइट। मतलब सी पार्ट में भी अगर कोई ऑब्जर्वेशन है, ऑडिटर के ऑब्जर्वेशन है, तो भी आपको कंप्लाई करना है, उसका रेक्टिफिकेशन करना है। और फॉर्म नंबर 1 और फॉर्म नंबर 28 भी आपको कंप्लाई करना है। अगर उसमें कुछ निगेटिव या कुछ लिखा हुआ है तो वो भी आपको करना है। राइट सर। अब बात ये आती है कि जब ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट एजीएम के पहले ऑडिटर देखता है और वो अपना सही देता है, तो अगर उसने ए बी सी में से किसी भी पार्ट को नेग्लेक्ट किया है तो उसका जवाबदार कौन? क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट जो है वो ऑडिटर की सही के बगैर कंप्लीट नहीं मानी जाती है। और पार्ट ए बी सी में से अगर कमेटी पार्ट ए ही देती है कि भाई 11 मीटिंग हुई और वो हम अगले साल करेक्ट कर लेंगे, और फाइनेंशियल एस्पेक्ट में जो भी एनोमलीज होती है वो अगर बी और सी में दिखाई गई है और उसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है, then who will be held responsible for that? इसी ये ऑडिट रिपोर्ट मैंने ऑडिट कर दिया मैंने। yes. तो रेक्टिफिकेशन आप जब भी कंप्लाई करते हो, तो ऑडिटर ने वो रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट देखना जरूरी है। राइट सर। देन ही हैज टू साइन दैट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट। एब्सोल्युटली राइट। वो मैनेजिंग कमिटी में डिस्कस होना चाहिए
मैनेजिंग कमेटी के साथ डिस्कस होने के बाद वो ऑडिट अपने क्या एक्शन लिया है, क्या एक्शन लेना चाहते हो वो कंप्लाई करना चाहिए, एंड देन राइट सर। अल्टीमेटली इट विल गो टू द रजिस्ट्रार। यानी कि मेरा फिर सवाल वैसे ही है, मेरे सोसाइटी में ऐसे हुआ है इसलिए पूछा है मैंने कि नहीं, पार्ट जिसमें कि हाँ जी, हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि मेजर एनोमलीज को अगर ओवरलुक किया है ऑडिटर ने, ऑडिटर ओवरलुक करता है और सही कर देता है, देन हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट? इसे अपने पास रजिस्ट्रार गवानकर सर है, उसके बारे में ज्यादा हाईलाइट कर सकते हो। हाँ गौर सर, मैं आपको जरा बताता हूँ। हाँ सर। ऑडिटर 3 टाइप के त्रुटि निकालते हैं। एक जो रहता है उसमें बताया जाता है कि भाई ऐसे बाबी नहीं होना चाहिए, हाँ जो सर। नॉर्मल रहता है कि आप कोटेशन लो, छोटे मोटे खर्चे है उसके बारे में थोड़ा कैसे बचा वो देखा जाए। उसमें हाँ। लिखा जाता है कि भाई ये जो है ये वसूल होना चाहिए। समझो एखादे सभासद को इंटरेस्ट में सहूलत दिया गया है तो ये वसूल करो। हाँ सर। ऐसे बहुत तीन टाइप में ये त्रुटि आती है उसमें। ये हाँ सर। त्रुटि ऑडिटर अगर बोलता है कि ये वसूल करो, वो ऑडिटर बाद में देखता है रेक्टिफिकेशन में क्या लिखा गया है, ये वसूल हुआ है क्या नहीं। अगर वसूल नहीं हुआ तो ये वसूल करो, एज इट इज रहा है ये। हाँ सर। फिर भी ये नहीं हो, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, नहीं वसूल, बार बार ही क्यूरी आती है तो रजिस्ट्रार उसके ऊपर देखता है कि भाई ये क्या हो रहा है, हाँ ये सर। वसूल करना चाहिए था, वसूल नहीं हो रहा है ये। मेरा और क्वेरी दूसरी इतना बात- सिंपल नहीं है। हाँ सर। हाँ सर, मेरा क्वेरी जो है ना, मेरा अनुभव ऐसा है, ऑडिटर ने हाँ। लिख दिया कि इस साल में अपना फंड 12 लाख था और हाँ। मैंने पाया कि फिक्स डिपॉजिट 2 लाख का किया हुआ है, टोटल हाँ। फंड इतना होना चाहिए और एफडी सिर्फ और सिर्फ 26,000 ही बाकी बची है, और वो ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट का पार्ट होता नहीं है। मैंने शिकायत की तो डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने भी कोई उस पर ध्यान नहीं दिया, और पूना में भी मैंने लिखा है, उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। तब मुझे सवाल खड़ा हुआ कि ये इतना मेजर एनोमलीज है कि फंड पोजीशन जो है वो 30 लाख होना चाहिए और फंड आ गया 12 लाख पर। ऑडिटर कैसा होता है गौर साहब, मैं बताता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ सर। बहुत बार पैसों की कमतरता होने से फंड में पैसे नहीं डाल सकते हो, वो बिजनेस में यानी सोसाइटी में पैसे रह जाते हैं। हाँ सर। तो आप क्या बोलेंगे, ऑडिटर बोल रहा है कि भाई एजुकेशन फंड 40,000 का चाहिए, आपने इन्वेस्ट नहीं किया। हाँ। जो भी है वो फंड पैसे पूरे वो डिपॉजिट, वो नाम से डिपॉजिट नहीं बनता, यही आप बता रहे हैं ना? नहीं सर, नहीं सर, मेरे पास में ऐसा है कि पिछले साल फंड था 28 लाख रुपया और इस साल के कौन सा ऑडिट फंड करते था? टाइम ये वो फंड 12 कौन लाख सा हो था? गया। फंड कौन सा था ये फंड बिल्डिंग रिपेयरिंग फंड था। अच्छा, और तो कोई बिल्डिंग रिपेयर यूटिलाइज हुआ है, आप बता रहे हो यूटिलाइज हो रहा है। यूटिलाइज कर भी दिया, विदाउट परमिशन फंड कम भी हो गया, और ऑडिटर ने भी नोटिस किया जी। और ऑडिट रिपोर्ट के अंदर स्ट्रक्चर, अब सॉरी, ऑडिट रिपोर्ट जो जाती है उस वो मेंशन भी नहीं हुआ। अच्छा। ड्यूरिंग द ईयर जो भी फंड कम हुआ है उसने नोटिस किया, उसने लिख भी दिया। अब ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट के अंदर आना चाहिए वो, और वो ओवरलुक कर लिया गया मैनेजिंग कमेटी प्लस ऑडिटर दोनों ने मिलके। अच्छा सर, इसीलिए मेरा सवाल खड़ा हुआ है। आप उस सोसाइटी के सभासद है, वही सोसाइटी का बात कर रहे हैं आप? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, उसी की आप बात। रजिस्ट्रार को एक कंप्लेन कर दीजिए, उसकी कॉपी मुझे दीजिए, उसका अपन रिऑडिट भी ले सकते हैं। सर मैं आ जाऊंगा आपके ऑफिस में, आ जाऊंगा अगर आपको ये इंसिडेंस याद रहा तो। मैं खुद चाहता हूँ। कोई सर दिक्कत। क्या होता है कि एक फाइटर होता है सर, और उसको दबाने वाले 500 होते हैं। ये ऑडिट डेप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफिस पिछले 8 साल से मुझे दबा रहा है और मैनेजिंग कमेटी मैनेज कर रही हूँ। और इस फोरम पे नहीं बोलना चाहिए मुझे, लेकिन आपने मुझे बुलाया ऐसी है। बात नहीं होती है, आप आ जाइए, अपन देखेंगे इसमें क्या हुआ। सर पक्का आऊंगा मैं। सर पक्का मैं रिपोर्ट लेके आपके पास में आता हूँ। बिल्कुल तब तक बिल्कुल। अपन रिजॉल्व करेंगे। सर मेरा नाम सत्यनारायण गौर है। Sir, I also agree with Mr. Gaur. I'll also come. Alex knows me very well. Yes, sir. Please, I'm Mr. Alex. facing the same problem, and I'll also come with Mr. Gaur. बिल्कुल आ जाइए, अपन उसमें सॉल्व करने का देखेंगे क्या गवर्नर साहब, होगा। वी आर वेरी ग्रेटफुल। अगर हमारा इमेज बदलना है ना, बॉम्बे का इमेज बदलना है कि पूना डिपार्टमेंट काम करता है, तो हमारा काम। और साहब, आप बॉम्बे से बात कर रहे हैं क्या? आप बॉम्बे से बात कर रहे हैं या पुणे से बात कर रहे हैं? यस सर, बॉम्बे से बात कर रहे हैं। हम लोग बॉम्बे से बोल। बॉम्बे से बात करें तो वहाँ सुशील शेलार साहब डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ऑडिटर है, वीटी में सुजीत उनका शेलार, ऑफिस है, उनको मिल लीजिए आप। मैं उनसे मिलूं और आपसे बात कर बिल्कुल, कोई बात नहीं।
वो सॉल्व करेंगे आपका प्रॉब्लम। सुजीत हेलो, खिलाड़ सर हाँ, से ठीक मैं है। हम दोनों मिल लेते हैं सर और उनको इंसिडेंट बिल्कुल। बता देते हैं क्या है करके। सर बिल्कुल। आप सुशील सर को मिलेंगे, आपको भी कम्युनिकेशन में रखेंगे, आपको भी कम्युनिकेशन में रखेंगे सर। कोई बात नहीं साहब, कोई बात प्लीज सर, अच्छा प्लीज सर, एक मिनिट. प्लीज सर. हॅलो, हाँ हा जी. गवानकर सर. हॅलो हाँ, गवानकर सर, मी हाँ, बोला. सुदेश राजे बोलतोय, ऑर्गनायझर. बोला, बोला. याचा पण माझा एक छोटासा एक प्रश्न आहे की आम्ही पिंपरी चिंचवड कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीज फेडरेशनच्या माध्यमातून ही जनजागृती करत आलो की ऑडिट करा. पण असं बरोबर. निदर्शनास आलं की बऱ्याचशा सेक्रेटरी जे आहेत किंवा ट्रेझरर आहेत ते थोडं जरा माइंडसेट नसतात किंवा काय हेकडगिरी करतात. त्यांना काय कल्पनाच नाही की ऑडिट आपलं जूनच्या आधी द्यायचं का जुलैच्या आधी द्यायचं. व्हेरी गुड पॉइंट. आणि ते कोऑपरेटिव्ह जे कॉर्पोरेटचा विचार करतात कॉर्पोरेटचा. तर आय थिंक सर मला असं वाटतं की याविषयी एक मिनिट, याविषयी एक असा आपल्याकडनं एक संदेश मला असं वाटतं द्यायला पाहिजे की तुमचं डिस्प्यूट असो किंवा काही पण असो, तुम्हाला ऑडिट करणं गरजेचंच आहे आणि तुम्हाला ह्या तारखात ऑडिट करणं गरजेचंच आहे. असं काहीतरी एखादा आपल्या ऑडिट विभागाकडनं एखादा जर निघाला तर आपण ते सर्क्युलेट करूया. कारण मोस्ट ऑफ द मी आतापर्यंत बघितलं ना सर, तर ऑडिट का होत नाही, तर ऑडिट का होत नाही मेजर म्हणजे त्या सेक्रेटरीला कल्पनाच नाही किंवा ट्रेझररला माहितीच नाही की याचं ऑडिट केलं. ऑडिट आपल्याला जून मध्ये करायचं, मध्ये हे द्यायचं, ऑगस्ट मध्ये आणि मीटिंग. त्यांचं काय म्हणणं आहे, मीटिंगच्या 8 दिवस आधी जर ऑडिट झालं तरी चालते. याला कुठंतरी आळा बसला पाहिजे. तर यासाठी म्हणून माझं एक सजेशन होतं एवढंच फक्त की त्यांच्यासाठी काहीतरी एखादं नोटिफिकेशन काढलं ना तर मग ते आपल्याला सर्क्युलेट करून त्यांना ते वटणीवर आणता येईल किंवा तुम्ही ऑडिट करा म्हणून, असं माझी इच्छा आहे. थँक्यू सर. सर पनिशमेंट क्लॉज डालो, पनिशमेंट क्लॉज. यू हैव टू पुट अ पनिशमेंट क्लॉज ऑन दिस गाइस. नहीं, उसके लिए पनिशमेंट क्लॉज की जरूरत नहीं है. वो एक्चुअली ये सब कुछ प्रावधान कोऑपरेटिव एक्ट में दिया हुआ है कि आपका ऑडिट कब होना चाहिए, एजीएम में कब प्रोड्यूस होना चाहिए. एंड इसके लिए एक एजुकेशन फंड जो अभी नया अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है उसमें एवरी सोसाइटी हैज टू क्रिएट एजुकेशन फंड. एंड वो एजुकेशन फंड मेंबर या मैनेजिंग कमेटी के एजुकेशन के लिए यूटिलाइज होना चाहिए सो दैट दे शुड बी अवेयर ऑल द प्रोविजन्स ऑफ द लॉ. अच्छा खिराड सर, मला यात पण बोलायचं थोडंसं की लोक आता मी म्हणजे आमचं तेही ऑब्झर्वेशन आहे की मागच्या वेळेस आम्ही जो प्रोग्राम केला होता एक याचा एज्युकेशनचा लॉकडाऊन व्हायच्या आधीचं थोडंसं, तर असं ऑब्झर्वेशन आलं की लोकांना जे एज्युकेशन फंड आपण जमा करतो ना ते देण्याची पण इच्छा होत नाही सेक्रेटरी आणि ट्रेझरर किंवा त्या लोकांची, किंवा सभासदांनी ट्रेनिंग घ्यावं या गोष्टीसाठी ती इच्छा होत नाही. जर समजा एखाद्या सभासदांनी म्हटलं त्यांना किंवा माझं एज्युकेशन फंड आहे, मला माझ्या नावाचा चेक दे तू किंवा काय असेल ते, किंवा तुमची जी काय प्रोसिजर असेल ती, तर त्यासाठी आपण एजीएम मध्ये घेऊ आणि एजीएम मध्ये तो ठरवू. एजीएमचा प्रश्नच नाहीये की जो गव्हर्नमेंटने ठरवून दिलेलं आहे त्यानुसार तो एज्युकेशन फंड युटिलाइज व्हायलाच पाहिजे. त्याला एजीएमची गरज आहे हे नॉलेजच नाहीये, त्याला एज्युकेशन काय घ्यावं हे पण माहित नाही. म्हणून आपण ही जे व्यवस्था आहे ना आताची आपली एज्युकेशन सेंटर जे उघडलेलं आहे ते तेवढ्यासाठी उघडलंय की त्यांनी हे नॉलेज घेऊन ऍटलीस्ट एज्युकेशन फंड युटिलाइज करा. थँक्यू सर. No point. There are some managing committee members who don't want to go for training. They say we are self-trained. We know the bylaws. Ultimately, they don't know any line of the bylaws. They don't even know what is 97 this one. But they still want to avoid the training. ये मैंने भी 2-3 बार उनको हाईलाइट किया दो एजीएम में, बोलता हमको ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं है. फिर मैंने बोला आप ये सेस लेते क्यों हो? ये जो 10 रुपीज पर फ्लैट आप लेते क्यों नहीं, जो आपको ट्रेनिंग नहीं करना है और आपको ये फिर ये पैसा क्यों लेना है? Sir, thank you very much. Next question, Gom sir. Sir, can you hear me? Yeah. Hello. Yes, we can hear you well. Okay. Because here it shows that I'm on. It shows I'm on mute. See, in my society, I have been repeatedly complaining about the errant committee members. They have repeatedly been defaulting, and they are not appointing the statutory auditor according to the due process of law, and with no resolutions being passed even in the AGM. So, the NOC charges have not been reflected in the balance sheet.
I have complained to the DRCS, but it goes on deaf ears. And I have also filed RTI on the 11th of March. So what is the solution now for this? गोम सर, Hello, आप जो can you- बता रहे हैं कि जो Yeah. पैसा लिया गया है वो बैलेंस शीट में या जो भी है उनके आर्थिक पत्रक उसमें नहीं दिखाई दे रहा है, It's not being reflected exactly. तो आप बता रहे उसमें फ्रॉड हुआ है, ऐसा ही होता है उसका मतलब? Yes, it is misappropriation of accounts. आप मेरे तरफ दे दीजिए, उसका मैं ये करवाता हूँ, इंक्वायरी। Okay, sure, sir. Definitely, आप definitely. पुणे से बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? No, no, I am in L ward, Mumbai, L ward, Kurla. आपको मुंबई से बात कर रहे तो आपको वो डिस्ट्रिक्ट के साथ बात करना पड़ेगा। Okay, आप सुशील शेलार साहब है। I have repeatedly given my application filed to the आप deputy क्या कर registrar, but दीजिए, एक कॉपी no action has been taken. आप एक कॉपी डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ऑडिटर को भी दे दीजिए। Okay, sure, वहाँ से sure. ऑडिटर आएगा आपके यहाँ चेक करने के लिए। Okay, sir. Thank you, thank you. गव्हाणकर सर, आपल्या प्रोग्रामला बेसिकली महाराष्ट्रात लोक जॉईन होतात, म्हणजे नॉट पुणे बट मुंबई, ठाणे, बाकीच्या याच्यामधले सुद्धा. सो त्यांच्या याच्यामध्ये तुमच्यासारखे अधिकारी. सर एक छोटा सा सवाल और है। यस सर मैं बोलिए बोल सर। रहा हूँ, छोटा सा सवाल और है कि क्या ड्यूरिंग द ईयर कोई भी पर्टिकुलर खर्चा होता है तो हम जो ऑडिटर अपॉइंट किया गया है उसको मिलकर ये बोल सकते हैं क्या कि हमारा ये ग्रीवेंस है, हमको यूं लगता है, तो आप इसके बारे में स्पेसिफिक रिपोर्ट दो करके। ये अकाउंट हेड के बारे में मुझे स्पेसिफिक रिपोर्ट चाहिए आपका कि लीगली सारा खर्चा लीगल तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। थैंक यू सर। अगर आप वो सोसाइटी के सभासद है, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ सर, अच्छे से आती है। अगर आप वो सोसाइटी के सभासद है तो ऑडिटर को आप बोल सकते हैं कि भाई इसमें मुझे कुछ ऐसे टाइप का दिखाई दे रहा है, और आप लिख ही दे सकते हो, उसको रिटर्न में दे सकते हैं। तो इसके बारे में आप आपका कमेंट लिखिए। ठीक है सर, हाँ वही पूछ रहा था मैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन रॉय सर। हाँ, गुड इवनिंग, एम के रॉय, ब्रुकलिन हाउसिंग सोसाइटी, चरोली, पुणे। तो मेरा क्वेश्चन थोड़ा अलग है। बेसिकली मेरा क्वेश्चन है कि जैसे फंड्स के बारे में हमने बहुत सारे कैटेगराइजेशन किया हुआ है, सर्विस चार्ज, मेंटेनेंस है, सिंकिंग फंड है, एजुकेशन फंड है, बहुत सारा चीज़ है। बट फाइनली हमारा सोसाइटी 2 साल पुराना, बहुत पुराना नहीं है। मैं कह रहा हूँ सारा फंड तो पैसा है। बेसिकली हम इतना कैटेगराइजेशन करके अगर कन्फ्यूजन नहीं करें, जैसे आपने एजुकेशन फंड लेना है बट मान लीजिए यूज़ नहीं हो रहा तो पड़ा रहता है, हम एक ही फंड में कंसीडर करें सारा, एक खाली सिंकिंग और में रिपेयर डिफरेंट करके बाकी सब रखें और उसी में से खर्च करें। इतना कन्फ्यूजन की ज़रूरत ही नहीं है। मेरा सारा पैसा कलेक्शन होता है मेंबर से, खर्च होता है सारी एक्टिविटी में। व्हाई कांट वी कीप इट वेरी सिंपल? नहीं, आपके सोसाइटी ने अगर एजीएम में फंड्स क्रिएट किया है, एजीएम ने अप्रूवल लिया है, तो वो फंड्स आप डे टू डे ऑपरेशन में नहीं ले सकते, एक प्रावधान है। तो इसलिए आपको वो फंड्स बैंक में सेपरेटली डिपॉजिट करना है और सेपरेटली ईयर मार्क करके रखना है। दोज फंड्स शुड बी यूटिलाइज फॉर दैट पर्पस। जब जिस पर्पस के लिए वो क्रिएट किए हैं उसी पर्पस के लिए आपको यूज करना है। अगर उसके अलावा कोई यूज आपको करना चाहते हो तो आपको रजिस्ट्रार की परमिशन भी लेनी पड़ेगी उसके लिए। नहीं, वो तो मैं समझ गया कि करते हम वैसे ही कर वैसे ही रहे हैं, बट मैं बोल रहा हूँ जस्ट थॉट, क्योंकि अभी हमारा भी जैसे मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो एक तो कैपिटल होता है या रेवेन्यू होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। तो हमने इतना जैसे अब 10 रुपीज़ मैंने एजुकेशन फंड लेना है, फिर मैं अभी एजुकेशन हम सेंट्रल फंड से भी कर सकते हैं, हम एजुकेशन हम फ्री में भी करते हैं। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो एक एजुकेशन फंड मेरा ऐसे ही एक्यूमुलेट हो रहा है, वो कोई किसी काम का नहीं। अगर मैं एजुकेशन फंड नहीं कर रहा हूँ यूटिलाइज ईयर ऑन ईयर, बट मैं एक ही फंड रखता हूँ, एक ही कैटेगराइजेशन मेंटेनेंस के लिए। अब इसमें सर्विस चार्ज अलग है, मेंटेनेंस अलग है, एनओसी सर्विस पे लगना है, मेंटेनेंस पे नहीं लगना है। इतना कई बार जो है मेरे इसमें एक डिस्प्यूट सिर्फ एनओसी पे चल रहा है कि आपने मेंटेनेंस पे भी एनओसी ले लिया है। तो मुझे इतना कंफ्यूजन क्यों करवाना है? मतलब मैं अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, है क्या कोई पॉसिबिलिटी? मनी इज अ मनी। ऐसा पॉसिबिलिटी तो नहीं है, ऐसा पॉसिबिलिटी तो नहीं है। बट अगर आप फंड्स डाइवर्ट करना चाहते हो, उसका यूज अलग करना चाहते हो,
तो आपको रजिस्ट्रार की परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके वाला नहीं कर सकते। नहीं, रजिस्ट्रार साहब भी हैं, तो इफ ही कैन पुट सम व्यूज ऑन इट, अगर गवानकर सर। रॉय साहेब, तुम्हाला एक सांगू इच्छितो मी हाँ की हे सर्व नियमानुसार ठरलेलं आहे की 10 रुपये एज्युकेशन फंड जरी त्याचा वापर जरी होत नसेल तरी तो काढला गेला पाहिजे आणि काढल्यानंतर त्याचा वापर त्याच्यासाठीच करायला पाहिजे. आणि खिराड साहेबांनी एकदम बरोबर सांगितलं, जर तुम्हाला जर ते फंड दुसरीकडे युटिलाइज करायचे असेल तर संबंधित रजिस्ट्रारचे आपल्याला परमिशन लागेल. अच्छा, ठीक है। एक और है, थोड़ा छोटा क्वेश्चन। जैसे अभी हमारी सोसाइटी में कॉर्पस फंड था, अभी जो नए सोसाइटीज है और नया लॉ है उसमें कॉर्पस फंड इज डन अवे विद, मतलब कॉर्पस फंड जरूरी नहीं है। बट हमारा पुराना था तो कॉर्पस फंड है। अब उसका अलग रूल है कि कॉर्पस फंड इस फलाने चीज के लिए यूज कर सकते हैं। अब हम सोच रहे थे हमारे पास 7 करोड़ का कॉर्पस फंड है, उसका इंटरेस्ट आएगा, वो सब मिला के एक बड़ा फंड है जिसको हम मेंटेनेंस मंथली मेंटेनेंस कम करने के हिसाब से हम एजीएम में डिसीजन लेके यूज कर सकते हैं। बट उसके भी अलग अलग नियम है। तो अब उससे कंफ्यूजन इतना हो जाता है कि एक फंड है मेरे पास 7 करोड़, बट उसको टच नहीं कर सकते। देन 5,000 में हर महीने मेंबर से लेता हूँ, वो उनके ऊपर अलग बर्डन है। सिंकिंग फंड मेरे को 2,000 और लेना है। तो लोग कहते हैं कि मेरा अपना घर चलाने के लिए मंथली मुझे इतना कॉर्पस होने के बाद भी 7,000 और मंथली देना है। तो इट बिकम्स कि अपने ही घर में हम रेंट दे रहे हैं। तो उसको सिंप्लीफाई करने का अगर कुछ सजेशन है, आई एम नॉट सेइंग कि बायलॉज के अगेंस्ट बोल रहा हूँ, बट कुछ सजेशन है तो दीजिए, सो दैट लाइफ बिकम सिंपलर फॉर मेंबर्स एंड द मैनेजमेंट कमिटी। रॉय साहेब, तुम्हाला मराठी म्हणजे लक्षात येईल बोललेलं? सर नहीं, समझ में आता है सर, बोलिए, मराठी में भी चलेगा। तुमचा मुख्य हेतू मला लक्षात आलाय की मेंटेनन्स कसं कमी होईल, हा त्याचा मुख्य हेतू आहे तुमचा, की मेंटेनन्स कसं कमी करता येईल आपल्याला. हाँ सर। म्हणजे फंड जरी काढलं नाही तरी किंवा मागचे जे फंड आहेत ते सफिशियंट आहेत असं तुम्हाला वाटते आणि त्यातून खर्च व्हावेत असंही तुम्हाला वाटते. हाँ जी। त्यामध्ये महत्वाची बाब ही आहे, हे सर्व फंड हे अत्यंत आवश्यक आहेत आणि आपण जर म्हणत असाल ज्या फंडच्या रकमा आहेत त्यातून आपण मेंटेनन्स करू तर हे चुकीचं होणार आहे. आणि फंडच्या मधून रकमामधून तुम्हाला जर खर्च करायचे असतील तर त्यासाठी एजीएम ची परमिशन घ्यावी लागेल आणि रजिस्ट्रारची परमिशन घ्यावी लागेल आपल्याला. अच्छा, ओके, एजीएम की तो हो जाएगी। अच्छा, रजिस्ट्रार से भी परमिशन लेना है, ओके, ठीक है। मुझे वैसे ही आ रहा था बिकॉज कैटेगराइजेशन बहुत है, सिंप्लीफाई करने के लिए ठीक है, मतलब पॉसिबिलिटी कम है। जो जिस फंड में कलेक्ट कर रहे हैं उसी फंड में यूज करना चाहिए। नाही, आपण एक सांगितलं 7 कोटी रुपये तुमच्याकडे काहीतरी 5 का 7 कोटी रुपये पडून आहेत. एवढी मोठी अमाउंट कोणत्या फंडात पडून आहे? कॉर्पस फंड करके, जब बिल्डर ने सबसे लिया था 1-1 1.5 लाख कॉर्पस फंड करके, और जब सोसाइटी बना है तो वो वापस कमेटी को दिया है। तो वो हमने सोसाइटी को दिया है वो पूरा फंड? हाँ, मतलब 75% दे दिया, करीब 5 करोड़ दे दिया है, 2 करोड़ अच्छा। अभी बचा है। तो हमने अच्छा, उसको ये और मेंबर्स कितने हैं सोसाइटी के आपके? 560 560। अब तो सोसाइटी के मेंबर्स भी बहुत है, जल्दी खत्म हो जाएगा खर्चा करे तो ये। मैं थोड़ा सा इसमें बोलना चाहूंगा हाँ जी, कि अभी जो नया अमेंडमेंट आया है कोऑपरेटिव एक्ट में, जो चैप्टर 13B इंसर्ट किया है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बारे में, कोऑपरेटिव एक्ट में अमेंडमेंट आया है, उसमें कॉर्पोरेट फंड का डेफिनेशन दिया हुआ है। वो जो आपको बोल रहे हो कॉर्पस फंड है, तो कॉर्पस फंड का कंसेप्ट अभी भी कायम है। और सेक्शन 154B सबसेक्शन 18 उसमें उन्होंने बताया है कि आप ये कॉर्पस फंड यूटिलाइज कर सकते हैं जनरल मीटिंग में, अगर आपको रेजोल्यूशन पास करना होगा और किस हिसाब को यूटिलाइज करना है आप उसमें डिसाइड कर सकते हैं, और एज डिसाइडेड बाय द जनरल मीटिंग आप ये यूटिलाइज कर सकते हैं। प्लीज रेफर सेक्शन 154B 18। ओके, थैंक यू। या नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण काका। हाँ, मी AM देशमुख बोलतो, निसर्ग पूजा सोसायटी वाकड। मला 2 प्रश्न आहेत।
एक प्रश्न माझा खिराड सर आणि देशमुख सरांना असा आहे की आपण हे जे काही ऑडिट वगैरे करतो त्याच्याबरोबर एक कमिटीने मॅनेजमेंट कमिटीने एक रिपोर्ट सुद्धा तयार करायचा असतो असं बायलॉज सांगतात. तर त्या रिपोर्टमध्ये आपण साधारणपणे कुठल्या कुठल्या गोष्टींचा समावेश करणं आवश्यक वाटतं असं याच्याबद्दल थोडंसं विवेचन केलं तर बरं पडेल. मी फार माझ्या सोसायटीसाठी मी गेली 6-7 वर्ष अशा प्रकारचा रिपोर्ट तयार करतोय. त्याच्यामध्ये आता तुम्ही जे काही मुद्दे उपस्थित केले बऱ्याच लोकांनी, जर त्या रिपोर्टमध्ये जर तुम्ही या सगळ्या गोष्टीचा उहापोह केला, उदाहरणार्थ गेल्या वर्षी एखाद्या आयटमवरती एवढा खर्च आहे, आता यावर्षी एवढा खर्च आहे, व्हेरिएशन्स एवढे झालेले आहेत, तर हे व्हेरिएशन्स का झालेले आहेत, या सगळ्या गोष्टीचं आयटम वाईज आम्ही विवेचन सुद्धा त्याच्यामध्ये देतो की जेणेकरून गेली 6-7 वर्षामध्ये माझ्या सोसायटीमध्ये एकही प्रकारची एजीएम मध्ये सुद्धा क्वेरी येत नाहीये, कारण की त्यांच्या मनामध्ये ज्या ज्या काही क्वेरीज असतात त्या आधीच आम्ही रिपोर्टमध्ये संपूर्णपणे त्याच्यामधनं कोणाची क्वेरी येणार नाही अशा पद्धतीनेच तो रिपोर्ट केलेला असतो. तर आणखी काय त्या रिपोर्टमध्ये यायला पाहिजे याबाबत जर काही विवेचन झालं तर बरं होईल. विवेक. तुमचा उपक्रम जो आहे अत्यंत स्तुत्य आहे आणि बऱ्याचशा सोसायटीमध्ये जर हा उपक्रम राबवला गेला तर नक्कीच एजीएम जी आहे ती सुखावह होईल आणि त्यात कमी डिस्प्यूट आणि जे काही गैरसमज आहेत ते तिथल्या तिथे आणि लवकर संपतील. तुमची जी कन्सेप्ट आहे ती सिमिलर टू दी कंपनीज ऍक्ट मध्ये जे आपण डायरेक्टर रिपोर्ट म्हणतो. डायरेक्टर्स जर आपण कंपनी लॉचा अहवाल बघितला, कंपनी लॉच्या अगेन्स्ट म्हणजे अंडर जी कंपनी रजिस्टर्ड असते त्याच्यामध्ये अहवाल दिला जातो, तर त्याच्यामध्ये डायरेक्टर्स रिपोर्ट ही कन्सेप्ट असते. तशीच आपण मॅनेजिंग कमिटी जी आपली आहे त्याचा रिपोर्ट आपण देत आहात. तर त्याच्यामध्ये जे आता आपण मुद्दे सांगितले तेच मुद्दे खरं तर योग्य आहेत की जे काही महत्वाच्या घटना सोसायटीमध्ये घडलेल्या आहेत, महत्वाचे खर्च झालेले आहेत, महत्वाचे निर्णय घेतले गेलेले आहेत याच्या संदर्भातली माहिती दिली आणि ऑडिटरनी जे काही आता ज्या क्वेरी काढलेल्या आहेत तर त्याच्या संदर्भातलं स्पष्टीकरण किंवा जर तुम्ही ऍग्री नसाल किंवा तुम्ही रेक्टिफिकेशन केलेलं असेल त्याचं ऑलरेडी, तर त्याच्याबद्दलचा पण अनुभव जर तुमच्या मॅनेजिंग कमिटीच्या रिपोर्टमध्ये केलात तर निश्चितच सगळ्यांनाच फायदा होईल आणि ऑडिटरला पण त्यातनं संस्थेबद्दलची तुमच्या पुढच्या ऑडिटरला अधिक माहिती मिळेल. खरोखरच तुमचा उपक्रम स्तुत्य आहे. आपण ह्या ग्रुपमध्ये जर तुमचा जो तुम्ही जे काही फॉर्मॅट जर शेअर करू शकलात तर तो सगळ्यांनाच उपयुक्त होईल वाटतं. निश्चित माझ्याकडे गेली 8 वर्षाचे रिपोर्ट्स आहेत सगळे, कोणी पण बघू शकता. त्याच्यामध्ये साधारणपणे आत्ता जो मी तुम्ही गोष्टींचा उल्लेख केलेला आहे त्या सगळ्या गोष्टींचा मी उहापोह केलेला आहे. पुढचे आमचे काय प्लॅन्स आहेत त्याच्याबद्दल नुसतं बजेटच नाहीये, तर त्याच्यामध्ये या वर्षी काय करायचं, पुढच्या वर्षी काय करायचं, त्याच्या पुढच्या वर्षी काय करायचं, ते करायचं असेल तर त्याच्यासाठी किती फंड्स आपल्याला उभारावे लागतील, त्याच्यासाठी मग आपण काय उपाययोजना करायची, या सगळ्या गोष्टीचा आपण त्याच्यामध्ये भविष्यकालीन उहापोह केलेला असतो की ज्याला आपण जरा दूरदृष्टी म्हणतो. त्या दूरदृष्टीने अगदी पूर्णपणे प्रोफेशनल पद्धतीने आमचा हा कारभार चाललेला असतो. फक्त एकच सजेशन त्याच्यामध्ये मी करीन की फार भारंभार ते रिपोर्ट होऊ नये, कारण आजकाल लोकांना वाचायला वेळ नसतो आणि शॉर्ट मध्ये जेवढं असेल तेवढं पाहिजे असतं. तसंच आहे तर की लोकांना आणि पॉईंट जर दिलं अगदी तसाच आहे. जास्तीत जास्त 12-13 पानाचा रिपोर्ट होतो, त्याच्यामध्ये सगळे अकाउंटचे स्टेटमेंट्स वगैरे सुद्धा येतात. दुसरा प्रश्न माझा गवाणकर साहेबांना प्रश्न म्हणण्यापेक्षा छोटीशी सजेशन अशी आहे की बऱ्याच मेंबर्सला आपल्या मॅनेजिंग कमिटीमध्ये काय चाललेलं असतं आणि काय नाही याचा पत्ताच नसतो. तर मॅनेजिंग कमिटीमध्ये जे काही चाललेलं असतं आणि त्याचे जे मिनिट्स जे आहेत ते मिनिट्स आपण सगळ्या मेंबर्सला पाठवून द्यावेत, अशा प्रकारचं जर काही याच्यामध्ये प्रावधान केलं संपूर्ण कायद्यामध्ये जर शासनाने, तर आपल्या सोसायटीमध्ये काय चाललं ते प्रत्येक सभासदाला कळू शकेल. त्याच्यामध्ये उद्देश एवढाच आहे की ट्रान्सपरन्सी राहावी प्रत्येक बाबतीमध्ये. किंवा नंतर मग कधीतरी वर्षांनी किंवा वर्षाच्या शेवटी त्यांनी म्हणायचं हे कसं काय ते कसं काय, त्याच्यापेक्षा आत्ताच जर मीटिंग झाली 8-10 दिवसाच्या आत मिनिट्स गेले किंवा
मॅनेजिंग कमिटीवरती सुद्धा बंधनकारक राहतं किंवा हा आपले हे मिनिट्स आपल्याला राहिलेले ना आपल्याला ताबडतोब हे करायचे आहेत, कारण दुसऱ्या कोणाची तरी क्वेरी येईल त्याच्यासाठी. जसं एजीएमच्या मिनिटसाठी आपल्याला 90 दिवसाची वेळ आहे, तसंही पण ह्या मॅनेजिंग कमिटीच्या मिनिटसाठी पण असे काहीतरी प्रावधान असावं, असं एक माझं सूचना आहे. दुसरी सूचना अशी आहे माझी, की आपलं जे ॲन्युअल ऑडिट जे होतं ते आपले ॲन्युअल रिपोर्ट एकदाच तयार होतात. त्याच्यापेक्षा आता एवढं सगळ्या प्रकारचं कॉम्प्युटरायझेशन झालेलं आहे, तसं पाहायला गेलं तर त्या कॉम्प्युटरायझेशनचा जर आपण उपयोग केला तर आपल्याला रोजच्या रोज सुद्धा बॅलन्स शीट तयार करता येतो. रोजच्या रोज आपल्याला इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपल्याला निघू शकतं. तर रोजच्या रोज जरी झालं नाही तरी दर 3 महिन्याला अशा प्रकारचं बॅलन्स शीट आणि इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट तयार करायचा आणि ते फक्त मॅनेजमेंट कमिटीमध्येच समोर ठेवायचं. अशा प्रकारचं जर आम्ही करतोच या गोष्टी, परंतु अशा प्रकारचं जर कंपल्सरी केलं की अशा प्रकारचं मॅन्डेटरी केलं तर आणखी जी काही ट्रान्सपरन्सी नावाची जी चीज आहे ती आणखी चांगल्या प्रकारे येऊ आणि जेणेकरून सोसायट्यांचा कारभार जो आहे की तो चांगल्या प्रकारे चालला जाईल. की एकट्या ही काही एकट्या मॅनेजिंग कमिटीची किंवा सेक्रेटरीची किंवा अध्यक्षांची काही मिराजदारी नाही, सगळ्या सभासदांची मिराजदारी आहे आणि सगळ्या सभासदांकरता तुम्ही विश्वस्त म्हणून काम करताय. तर ह्या 2 गोष्टीचा जर याबाबत काही खुलासा झाला किंवा समावेश करता आला तर बरं होईल, अशी माझी गवाणकर सरांना विनंती आहे. धन्यवाद. देशमुख साहेब, आपण दोन्ही गोष्टी अत्यंत म्हणजे चांगल्या मांडल्यात. ह्या 2 गोष्टी जरी पाळल्या तरी बऱ्यापैकी सोसायटीमध्ये ट्रान्सपरन्सी आणि संचालक मंडळावरचा विश्वास फार दृढ होईल. पण आवाज येतोय? हो, येतोय सर. हा, आता आपण जे सांगितलं की प्रोसिडिंगच्या कॉपीज मिळाव्यात, खरोखर ते मिळायलाच पाहिजे प्रोसिडिंगच्या कॉपीज. यामध्ये काही म्हणजे हे नाही. झालं पाहिजे. त्यांनी मागितल्यावर द्यायच्यापेक्षा मॅनेजिंग कमिटीची जबाबदारी म्हणून ती मॅनेजिंग कमिटीनेच ते देणं आवश्यक आहे. असं एक मॅन्डेटरीच करून टाकायचं, असं माझं म्हणणं. आता आपण काय केलं देशमुख साहेब, एक पुणे जिल्ह्यात आपण नवीन ऑनलाईन करायला सुरुवात केली की प्रत्येक सभासदाला त्याचा लेखापरीक्षण अहवाल संस्थेचा ऑनलाईन पाहायला मिळणार आहे. म्हणजे आपल्याकडे ज्यावेळेस लेखापरीक्षण जसं आपण म्हणताय मॅन्डेट प्रोसिडिंग्स वगैरे पाहायला मिळात, पण त्या स्तरावर आपण अजून गेलेलो नाही. लेखापरीक्षण अहवाल मात्र तुम्हाला नक्कीच पुढच्या वर्षापर्यंत सगळ्या सभासदाचे पाहायला मिळतील, म्हणजे सगळ्या सहकारी संस्थेचे पाहायला मिळतील. चांगली गोष्ट है। देशमुख सर, जो आप 8 साल से ये मैनेजिंग कमेटी की रिपोर्ट बोल रहे हो, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस जो किसी सोसाइटी में होना चाहिए। तो मैं भी अगले प्रोग्राम के अंदर जो भी उसके सिलेंट फीचर हैं वो अगर शेयर करेंगे तो सबको बहुत फायदा होने वाला है उसका। डेफिनेटली इट विल बी माय प्लेजर एंड प्रिविलेज। यस सर, तो नेक्स्ट प्रोग्राम जो भी नेक्स्ट हमारा इस सब्जेक्ट पे होगा ये उसमें आप प्लीज शेयर कीजिए। थैंक यू काका, थैंक यू गवानकर सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नितिन सर। हॅलो। हाँ नितिन सर बोला सर। हाँ, मी नितीन देसाई, ट्रेझरर राजवीर पॅलेस कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी पिंपळे सौदागर। सर माझा क्वेश्चन आहे की एक लिमिट। हेलो, तुमचा वीडियो ऑन करा ना सर। कोई भी अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो वीडियो ऑन करेगा तो अच्छा रहेगा, ताकि सारे लोग देख सकते हैं उनको। जैसे हम स्पीकर को या आंसर देने वाले लोगों को सुन रहे हैं, वैसे क्वेश्चन पूछने वाले को भी हम देखना चाहते हैं। सो इट इज बेटर दैट यू ऑन योर वीडियो सर। ठीक है, मैंने ऑन किया लेकिन वो एक्चुअली सेटिंग में नो इश्यूज, यू कैन आस्क राइट नाउ। नितिन सर। नितिन सर से कोई तो कंसर्न हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन संतोष मोहिते सर। संतोष मोहिते सर। हॅलो। हाँ हॅलो। बोला संतोष सर बोला। ते ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करायची जबाबदारी म्हणजे ऑडिटरची असते की
हॅलो हॅलो सर ऐकू शकतो तुमचं. संतोष सर, मोहिते सरांनी आता प्रश्न विचारला की ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करायची जबाबदारी कोणाची आहे. येस सर, येस सर. लेखापरीक्षण अहवाल लेखापरीक्षण करून घेणे आणि सबमिट करणे हे दोन्ही संस्थेचीच जबाबदारी आहे. नवीन घटना दुरुस्तीनुसार संस्थेला लेखापरीक्षण करून घ्यायची जबाबदारी देण्यात आलेली आहे. सर थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही आता हे या प्लॅटफॉर्मवरती सांगितलं, कारण बऱ्याच सोसायटीचा असा समज असतो की ऑडिटरने ऑडिट करायचं, ते त्यांच्या सह्या घ्यायच्या आणि तुमच्या ऑफिसला ते सबमिट करायचं, आणि सबमिट का नाही केलं किंवा काय त्याची एक्नॉलेजमेंट का नाही मिळाली वगैरे फॉलोअप आमच्याकडे सगळ्या सोसायटी घेत असतात. तर आज तुम्ही या प्लॅटफॉर्मवरती हे तुमच्या तुम्हीच सांगितलं, त्याबद्दल तुमचे आभार. नाही, त्यामध्ये सोसायट्यांना अशी अपेक्षा असते व लेखापरीक्षण अहवाल तेवढं सबमिट करायचं काम संबंधित लेखापरीक्षकांनी करावं असं असते अपेक्षा. पण सर त्याला पण एक कारण आहे की बऱ्याचदा असं होतं की आपल्या सहकार्याच्या कार्यालयामधनं की रिपोर्ट बरोबर अमुक एक कागदपत्र जोडा, तमुक एक कागदपत्र जोडा असं म्हणलं जातं आणि परत पाठवलं जातं, किंवा तो बाइंड स्वरूपात असायला पाहिजे, त्याला स्पायरल बाइंडिंग असायला पाहिजे, अशा पद्धतीच्या मागण्या असतात. आणि मग ते थोडंसं सोसायटीच्या जे मॅनेजर असतात किंवा जे अधिकारी असतात त्यांना ते थोडंसं सबमिट करायला त्रासदायक असतं. त्यांना असं माहिती असतं की बाबा ऑडिटरकडे दिले की ते बरोबर व्यवस्थित बाइंडिंग करतील, जे काही लागतील ते जोडतील आणि देतील. तर थोडंसं जरा आपल्या डिपार्टमेंटकडनं जर अशी काही एक नियमावली आली किंवा की ही डॉक्युमेंट ऑडिट रिपोर्ट बरोबर पाहिजेत आणि ती बाइंड स्वरूपात किंवा काय कुठल्या स्वरूपात तुम्हाला हवी आहेत, अशी जर गाईडलाईन किंवा एखादं सर्क्युलर तुमच्याकडनं आलं तर ते सोसायट्यांना पण माहिती पडेल की बाबा नेमकं ह्या स्वरूपात अपेक्षित आहे, ते सबमिट करत जातील आणि थोडासा आमच्यावरचा ताण जो आहे ऑडिटरवरचा हा कमी होईल. हे आपण योग्य म्हटलंय ते, पण लेखापरीक्षण अहवाल हे आमच्याकडचं ए प्रकारचं दस्त आहे. आमच्याकडे 1949 म्हणजे 1960च्या अगोदर पासूनचे लेखापरीक्षण अहवाल आहेत. आम्ही ते हयात ठेवतो, त्याच्यामुळे आम्हाला ते कमीत कमी बाइंडिंग तर करून दिलेलं पाहिजे असं अपेक्षित असतं. नाही तेच म्हणजे तुम्हाला ज्या स्वरूपात हवं आहे तर असे सूचना किंवा जे काही आहे, कारण काय होतं की आमचे सुद्धा आर्टिकल जातात आणि मग त्याला बिल जोडलेलं नाहीये किंवा हे जोडलेलं नाहीये, रिझोल्युशन नाहीये, अशा एका छोट्या कारणासाठी ते सगळं बाळ परत येतं आणि जो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करायचा आहे तो राहून जातो. तर अशी एक यादी किंवा असं एक काही नोटिफिकेशन सर्क्युलर जर आपल्याकडे असेल तर किंवा काढू शकलात तर त्याचा फायदा सगळ्यांनाच होईल. म्हणजे आज आपकी प्रेजेंस का एक यूनिक एडवांटेज मिल रहा है. अभी तक पार्टिसिपेंट को ही फायदा होता था, आज पार्टिसिपेंट के साथ साथ फैकल्टी को भी फायदा हो रहा है. और विवेक सर, मैं ये बोलूंगा कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन से डिलाइट की तरफ जाने के लिए जो करना चाहिए वो भी करना चाहिए. नहीं करेंगे सर, करेंगे वो. सर नेक्स्ट क्वेश्चन है मनी सर कोयम्बतूर से. कोइंबतूर सर, ही इज लिविंग इन वाकड एरिया बट लॉकडाउन इन कोयम्बतूर. अच्छा. Attended each and every meeting. Yeah, he attends each and every meeting. Mani sir, good evening everyone. Once again from Coimbatore. Sorry. Good evening. Kirat sir, the first question, you discussed about the education fund. Okay, is it mandatory that we should keep that education fund in the FD? Yes. Okay. It has to be earmarked. It has to be earmarked as an education fund, deposit under education fund. Okay. The other one is related to this. See, our society generates the invoice for the maintenance, which has all the head service charges, repair and maintenance, sinking, education fund, water charges. Okay. And the members pay the whole amount directly to the bank. Okay. Online or by check, they deposit in the bank.
So in that case, how do you segregate different heads, in the bank? Different. See, it has to be accounted based on your invoice. Yes. So if I am your member and society raises the invoice on me for different heads, Yes. naturally the society will debit to my account and credit to the respective head account. Yes. That So that that is will being become done. That is being done. done. So That is being done. naturally it is naturally it is accounted for then in the to the respective fund, Yeah, but in the to the bank, respective account. yeah, it is on the tally. It is there, but in the bank, it is as a lump sum amount. It is lying there. You see, for example, if suppose the total contribution is 10,000, right? Yeah. मान लो कि total amount is 10,000, say 5,000 towards maintenance charges, 2,000 towards sinking fund, and another 3,000 for education fund. I'm taking example. Yes, yes, sure, sure. So based on the invoice, if I account for to the respective head, naturally, if suppose I deposit into the bank 10, I will going to deposit 10,000. Yes. So naturally, that 10,000 will be credited to my account. So the accounting is done. The accounting on the books it is done, but when you take the bank statement, it is whole. Full amount is there. So full amount is to be credited to members account, not to the respective fund. Okay. The other one, yes, sir. So the next question is regarding the rectification report O form. Is it mandatory to discuss with the members before submitting to the registrar? It has I to be think you discussed said with the managing. Yeah, you said Discuss with in the managing committee first. Yeah, so and we can submit it. No. The next step is to discuss with the auditors. Take the approval of the auditor. Yeah, after Then see we can first is rectification. It is prepared. Discuss with the management committee, then with the auditor, and auditor has completed the form. Then Yeah, because if you see the O form, the last column is auditor's remark. Yes. So after that, whether once again we have to discuss with the members before submission to the registrar. No, you directly submit it, and in the forthcoming meeting, AGM, you can put it in the AGM. If AGM has some doubt or if AGM has some clarification, you can give the clarification to AGM. Sir, Ours is after AGM. It will go a long way, and the rectification will never get rectified in time. Yeah. So what we did is we had our AGM, then the rectification report was done. Then after submission to the registrar, then we called the SGBM and it was discussed with the members. Perfectly all right. Okay, that is all right. Yeah. The last question. See, before our AGM, we circulate the audit report some 15-20 days before. Okay, as mandated. But there are some members who directly want to talk to the auditor and request auditor to reply. And it becomes a regular issue. And the auditor says, I cannot reply to everyone. So what is the correct procedure on that? Auditor is absolutely correct, because अगर आपके सोसाइटी में 500 मेंबर्स है, तो ऑडिटर 500 मेंबर्स का फोन नहीं उठा सकता, और मैनेजिंग कमेटी जो है उसको रिप्रेजेंटेशन करने का राइट दिया है. तो जो भी वो मेंबर को बोलना है, तो ही शुड कम थ्रू द मैनेजिंग कमेटी. डायरेक्टली वो बात नहीं कर सकते. So, but if members are directly abusing the auditor on this, since you are not giving reply, even though I have written to you several times, so what is this? We will make the complaint to the registrar. If this happens to me, I will make the complaint to the registrar. Who, the auditor or the management committee? See, if he is threatening me, he is forcing me in performing my duties, then obviously I will complain to the registrar. Okay. Thank you, sir. Thank you. Yeah. Thank you very much. It's a good session. Thank you. Next question, Sandeep sir. Sandeep sir. Hello.
हाँ सर, आवाज येतोय आपका. संदीप सर बोलो. हा, मी संदीप देवरे, राजावेळ पॅलेस चेअरमन आहे. मी प्रश्न ग्रुपमध्ये पण टाकले होते. माझा प्रश्न असा आहे की यातला नॉर्मली समजा आता हे फायनान्शियल इयर आहे, फायनान्शियल इयर 2021 आपला आता ऑडिट सुरू आहे आणि आपली एजीएम समाव डिले होत जाते आणि समाव ती सप्टेंबरला होते. जसं स्टार्टिंगच्या सेशनला सांगितलं की जनरली एक इस्टिमेटेड बजेट किंवा प्रपोज बजेट ऑफ दिस फायनान्शियल इयर आपण बनवायला पाहिजे आणि एजीएम मध्ये प्रेझेंट करायला पाहिजे. आता जर आपली एजीएमच आपली 6 महिने डिले होत असेल, समजा एप्रिल टू सप्टेंबर, आणि आपलं बजेट आपण बनवायला पाहिजे एप्रिल टू मार्च 21, एप्रिल 20 टू मार्च 21, ऑलरेडी 6 महिने निघून गेलेले असतात. तर ते कसं बघावं याला? हा पहिला प्रश्न होता. आपल्याकडे बोला सर, आपल्याकडे मॅनेजिंग कमिटी आहे, तर एजीएमची वाट न बघता मॅनेजिंग कमिटीमध्ये ते अप्रूव्ह करून घ्या आणि यू कॅन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. आणि जेव्हा कधी आपली एजीएम होईल तेव्हा ते अप्रूव्ह करून घ्या रिट्रोस्पेक्टिव्हली. त्याच्यात काही एजीएमचे जर सजेशन असतील तर ते इन्कॉर्पोरेट करता येतील आपल्या. पण एजीएम साठी थांबू नका, आपलं हे चालूच राहणार आहे. कारण वर्ष सुरू झाल्यानंतर लगेच काय आपण एजीएम घेऊ शकत नाही किंवा एजीएम घेऊ शकत नाही तेवढ्या स्पेसिफिक पर्पजसाठी. तर मॅनेजिंग कमिटीमध्ये आपण ते मांडा, तयार करा. कारण मार्चच्या आधीच आपल्याला ते जे बजेट करायचं आहे पुढच्या वर्षीचं, ते मार्च संपेपर्यंत थांबायची पण गरज नाहीये. खरं तर मार्चच्या आधीच तयार करायला पाहिजे आणि एप्रिल जेव्हा आपलं वर्ष सुरू होईल तेव्हा त्याप्रमाणे आपलं सगळं प्लॅनिंग असलं पाहिजे. त्यामुळे एजीएम पर्यंत थांबू नका. एजीएमचे अप्रूव्हल नक्की घ्या, पण एजीएम पर्यंत थांबू नका. मॅनेजिंग कमिटीचा अप्रूव्हल घेऊन पुढे चालायला हरकत नाही. विवेक सर, मेरा सजेशन ये है कि जो एजीएम है वो तो अगस्त सितंबर में ही होता है नॉर्मली, करेक्ट. बट जो अगस्त सितंबर में एजीएम होगा उसका अप्रूवल नेक्स्ट ईयर के लिए होना चाहिए और ये रोलिंग में जाना चाहिए. तो करंट ईयर है उसका अप्रूवल पिछले साल लेना चाहिए, सो दैट अप्रैल के 1 अप्रैल को मेरे पास अप्रूवल होना चाहिए कि मैं ये खर्चा कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ. परफेक्ट, ऑल राइट. So second question was on the same line. समझो मेरा कुछ 20 लाख का खर्चा अप्रूवल मैंने सितंबर में लिया, तो सितंबर में क्या हो जाता है, सितंबर में अप्रूवल लेने के बाद यदि मुझे वो खर्चा सिर्फ 31 मार्च उसी तक ही वैलिडिटी है या मैं उसको नेक्स्ट एजीएम तक खर्चा कर सकता हूँ? कैसा है, मींस हाउ इट इज? वैलिडिटी ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है. आपने अप्रूवल ले लिया तो यू कैन एक्सपेंड दैट अमाउंट. अगर एजीएम कोई कंडीशन डालता है तो, अदरवाइज देयर इज नो वैलिडिटी. दिस क्वेश्चन इज इन कंटेस्ट टू सपोज सोलर प्रोजेक्ट है, सोलर प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट हमने 50 लाख का एजीएम में अप्रूवल लिया था, बट वो समाउ फाइनेंशियल ईयर में वो उस फाइनेंशियल ईयर में नहीं हुआ बिकॉज ऑफ सम इश्यूज विद सप्लायर, कुछ टेक्निकल इश्यूज है. तो उसको हम अगले साल वो खर्चा लेके जा सकते हैं या उसको फिर से अप्रूव करना है नेक्स्ट एजीएम? लेके जा सकते हैं मेरे ख्याल से. जा सकते हैं, बिल्कुल लेके जा सकते. वो तो होना ही है, प्रोजेक्ट है तो कुछ अड़चने आपको आएंगी, डिले होना ही है. आपने उसके लिए अलग से फंड भी रखा होगा, तो वो फंड उसी के लिए यूज करना है आपको. बिल्कुल कर सकते हैं. और ऐसा भी हो सकता है कि एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में 3 इयर्स लगेंगे, तो आपको हर साल अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है उसमें. करेक्ट. एंड लास्ट क्वेश्चन इज, ये जो आपने ऑडिट का क्लासिफिकेशन बताया था ABCD, उसमें मैंने लास्ट ईयर एक सोसाइटी विजिट किया था क्वींस टाउन, जो चिंचवड़ में अच्छी सोसाइटी है. उनको ऑडिट रिपोर्ट में रेफरेंस के लिए लेके आया था. उन्होंने उनको A+ ऑडिट क्लासिफिकेशन दिया था. तो मैंने जब मेरे ऑडिटर को बोलता ऐसा कुछ क्लासिफिकेशन होता ही नहीं A+. तो उन्होंने उनके रिपोर्ट में A+ क्यों दिया? आपके दूसरे ऑडिटर का मानना सही है, ओपिनियन सही है. A+ ऐसा कोई ग्रेड नहीं होता है. बट अगर किसी को बहुत अच्छा बोलना है तो बहुत अच्छा बोल सकता है. बोल सकते हैं. अनऑफिशियली बोल सकते हैं. ऑफिशियल रिकॉर्ड में ऐसा कोई ग्रेड अस्तित्व में है ही नहीं. I don't know, but that was the published AGM report, so I don't know. इसलिए मुझे लगा कि ऐसा कुछ होता है. Okay, thank you all. हेलो सर, मेरे को एक क्वेश्चन है. मैं बोलता हूं क्या? हेलो साहेब, सांगा याच्यावर. माझा पण एक प्रश्न आहे. सर मैं क्वेश्चन पूछूं? यस सर, पूछ सर.
मेरा नाम गौरांग संघवी है। हमारा यहाँ प्रीमाइसिस सोसाइटी है, सागर बोनांजा प्रीमाइसिस सोसाइटी। तो उसमें लास्ट ईयर बैलेंस शीट में ऑडिट रिपोर्ट लगाया नहीं था और ऑडिटर को पूछा था दिसंबर में, तब तक उसने साइन भी नहीं किया था ऑडिट रिपोर्ट, क्योंकि कमेटी मेंबर ने कुछ फॉर्मेलिटी उसकी दी नहीं थी उसको। तो इसके लिए क्या आगे कंप्लेन या क्या करना चाहिए या क्या अप्रोच होना चाहिए और किसको मेरे को कंप्लेन फॉरवर्ड करना चाहिए? रजिस्ट्रार को कंप्लेंट देना चाहिए आपने। हाँ, पर आपको ऑडिट की अपॉइंटमेंट हो गई थी एजीएम में? ऑडिटर की अपॉइंटमेंट एजीएम में हुई थी? हाँ, एजीएम में हुई थी। ऑडिटर को पूछा मैंने कि भाई आप लोग ने आपने अभी ऑडिट रिपोर्ट क्यों नहीं दिया? तो बोला आपकी कमेटी ने मेरे को जो चीज हमको चाहिए वो अभी तक सबमिट नहीं किया है, तो मैं कैसे दूं? तो अभी समझो उसके लिए अभी उसने 30/9 तक, सर 30/9 तक तो आपका एजीएम विदाउट बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट हुआ, एजीएम कंप्लीट हुआ? नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट दे दिया था, लेकिन बाकी जो उसकी जो रिक्वायरमेंट है, ऑडिट रिपोर्ट के बिना आपकी एजीएम हेल्ड हो गई क्या? हाँ, ऑडिट रिपोर्ट के बिना, परफेक्ट सर, बैलेंस शीट और सब था, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट के बिना हमारी एजीएम हेल्ड हो गई। और तभी उन्होंने बोला था लोग महीने 2 महीने में अगेन ऑडिट को वापस ऑडिट रिपोर्ट लेके मीटिंग लेंगे। वो बात गई दिसंबर तक की थी, फिर अभी तो ये मार्च तक उसने कुछ मीटिंग लिया नहीं, कुछ नहीं हुआ, और बाद में तो अभी लॉक हो गया। तो इसके लिए अभी क्या आगे कार्यवाही करनी चाहिए? Maybe Gavankar sir will answer this question better. संघवी साहेब, मला एक सांगा, त्यांना काय रिक्वायरमेंट होती, म्हणजे काय म्हणायचं? त्यांना रेकॉर्ड द्यायचं होतं का, त्या ऑडिट फी द्यायची होती का, तो पॅनलवर नव्हता, काय म्हणायचं काय आपल्याला? नहीं सर, पैनल पे है, सब है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट फिलअप करने के लिए समझो उसने कमेटी मीटिंग की बुक दिखानी चाहिए, एजीएम की बुक दिखानी चाहिए ऑडिटर को, वो ऑडिटर को नहीं दिखाई थी। उसके लिए ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट नहीं दिया, ऐसा ऑडिटर ने बताया, और मैंने ये रेस किया था पॉइंट एजीएम में। तो तभी उन लोगों ने ऐसा बोला था कि हम लोग ये सब करके आपको वापस 30/9 के पहले हमको मीटिंग लेना है, इसके लिए हमने मीटिंग लिया है। तो हम लोग वापस दिसंबर में अगेन आपका ये मीटिंग बुला के आपको सब खुला कर देंगे। ये ऐसा नहीं होता संघवी साहब। सेक्शन 80 के तहत उनको कार्रवाई करो बोलना, रिकॉर्ड जब्त करो अगर रिकॉर्ड नहीं देते और उसके ऊपर भी नहीं मिलता है तो मेरे ऑफिस में भेज दो, लेटर भेज दो, मैं करवा लूंगा ऑडिट उसका। लेकिन ये बम्बई घाटकोपर का बात है। डीएसए ऑफिस जाइए आप, ऑडिटर ऑफिस जाइए, वहां दे दीजिए। आपको मैं वे बता रहा हूँ क्या है इसमें भी। बम्बई के सब आप मेरे से मिलिए, मैं बताता हूँ क्या करना है। बॉम्बे में हो ना आप, मेरे से मिलिए आप। हाँ सर, ओके सर। गौर बोल रहा हूँ मैं। गौर साहब ना? विवेक सर. हाँ बोला. विवेक सर, मला सर. एक असं या सेक्शन पुरतच नाही, पण एक तुम्हाला एक छोटीशी विनंती आहे की चेक्स आणि काउंटर चेक्स नावाचा जो प्रकार आहे की जेणेकरून बऱ्याच वेळा छोटे मोठे फ्रॉड्स होतात, इरेग्युलरिटीज होतात किंवा मिसअप्रोप्रिएशन होतं, तर ते होऊ नये यासाठी एक साधारणपणे काही पूर्णपणे नसतील पण एक ब्रॉड गाईडलाईन्स काही असतील तर बरं होईल, आणि नसतील तर निदान त्याच्यावरती काही तयारी झाली की हा एरिया तुम्ही बघा, हा एरिया तुम्ही बघा, असं बघा की जेणेकरून तुम्हाला काउंटर चेक झाला तर बरं होईल, की जेणेकरून सोसायटी नक्कीच करता येईल. म्हणजे थोडासा एक असा प्रॉब्लेम आहे की सगळ्या सोसायट्या एकसारख्या आकाराच्या आणि एकसारख्या स्ट्रेनच्या नसतात. म्हणजे काही 12 मेंबरच्या सोसायटी पासून अगदी 500 प्लस आणि अशा असंख्य मेंबर्स असलेल्या सोसायटीज असतात आणि प्रत्येक सोसायटीमध्ये वेगळी एक सिस्टीम आपल्याला डिझाईन करायला लागते, डेव्हलप करायला लागते. त्यामुळे असं एक स्टँडर्ड फॉर्मॅट असंच काही आपल्याला करता येईल का ते बघायला पाहिजे. थोडंसं त्याच्यात अडचणी आहेत सोसायटीच्या हा ब्रॉड गाईडलाईन्स आपल्याला नक्कीच करता येतील. साधारण मिड साईजच्या सोसायटीज आहेत त्यांच्यासाठी जर आपण केल्या तर त्या छोट्या लोकांना पण जितपत शक्य आहे तितपत हे करता येतील. मोठ्या सोसायट्यांमध्ये येतीलच उपयोगाला. आणि याच्यामध्ये आपण टेक्नॉलॉजी
त्याच्यामुळे मग मला लक्षात आलं की आणि तो वेळीच माझा डिटेक्ट झाला त्याच्यामुळं पण मी जर वेळीच जर त्याच्यावरती चेक केला असता तर तो फ्रॉड व्हायला जागा नव्हती. असतात ना बँक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट किंवा बँक स्टेटमेंट जे एंट्रीज करणं, रिकन्सिलेशन करणं, मेंबरचे कॉन्ट्रीब्युशन जे आहे ते वेळच्या वेळी अकाउंटिंग करणं, हे सगळे इंटरनल कंट्रोल्सचेच भाग आहेत. त्याच्या गाईडलाईन्स नक्कीच आपल्याला करता येतील. ओके, थँक्यू. पुढचा प्रश्न असा आहे. Jevanji, can I related to that question? Yeah. See, with now more of online transactions, which are online shopping, can society do means any NC member use his credit card to buy some procurement for the society and claim the amount? Is it allowed? Because online shopping now the prices are less compared to a regular shop. Is there any provision for that? Will it go under conflict of interest? किराड सर. सोसाइटी कैन डू सच ट्रांजैक्शंस. वो मेंबर अगर कोई उनके क्रेडिट कार्ड पे कोई ट्रांजैक्शन करता है एंड बिल सोसाइटी के नाम पे आता है, देन इट इज पॉसिबल. अगर बिल वो पर्सनल नाम पे लेता है तो पॉसिबल नहीं होगा ये ट्रांजैक्शन. देन इट विल फाइंड अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. Okay, so while purchasing, get it on the society name and do the payment, then get it reimbursed. Am I right? Correct. That could be possible. एंड बायलॉज में ये प्रावधान है कि 1500 से आप कैश एक्सपेंसेस नहीं कर सकते. इट हैज टू बी थ्रू क्रॉस अकाउंट बिल चेक और बैंकिंग चैनल. Yeah. In that case, जो रिइंबर्समेंट आपको मिलेगी वो भी आपको चेक से मिलेगी. चेक से. Yeah. So in this one, online transaction, sometimes we get it on cash on delivery. In that one, if it is exiting more than 1,500, how do you work around that? We will qualify in our report. Sorry? It will be a violation of law. Okay. और सोसाइटी 5,000 रुपीज तक ही कैश रख सकती है अपने पास. वो भी अगर 5,000 के ऊपर अगर आप कैश रखते हो कैश इन हैंड में, तो दैट इज ऑल्सो अ वायलेशन ऑफ बाय लॉ. Yes. But if you see, sometimes compared to the shop, the online prices are less. It is going to benefit the society. So in that case, how do we navigate this? Every time आप benefit नहीं दे सकते for all such things. Okay. Thank you. सर नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, ऑनलाईन क्वेश्चन आहे. माझ्या सोसायटीमध्ये टोटल 14 बिल्डिंग आहेत. मी माझ्या बिल्डिंग मध्ये राहतो. माझ्या सोसायटीमध्ये मेंटेनन्स फंड अलोकेट केलाय, पण मला लक्षात येतं की माझी बिल्डिंग सोडून बाकीच्या 13 बिल्डिंग मध्ये मेंटेनन्स फंड हा खर्च होतो. तर त्या केसमध्ये मी काय करायला पाहिजे? काय करायला पाहिजे? ओके. पहिल्यांदा तुम्ही मॅनेजिंग कमिटीकडे त्याचं उत्तर मागा की त्यांचं काय मत आहे. त्यातनं जर सॅटिस्फाय झाला नसाल तर रजिस्ट्रार इज द ऑप्शन. नाही, पण त्यांच्या बिल्डिंगमध्ये मेंटेनन्स आहे आणि मेंटेनन्स होत नाही, पण बाकीच्या बिल्डिंगमध्ये मेंटेनन्स होतो. असं काही कारण आहे का त्याच्या बिल्डिंगमध्ये मेंटेनन्सच नाही आणि बाकीच्या बिल्डिंगमध्ये मेंटेनन्स आहे म्हणून तो तिकडे खर्च होतो? हे पण बघायला पाहिजे. येस सर, त्यांच्या बिल्डिंग मध्ये मेंटेनन्सच करत नाहीत, बाकीच्या बिल्डिंग मध्ये करतात. 4 वर्ष सोसायटी मॅनेजमेंट कमिटीला त्यांनी लेटर दिले होते. आता रजिस्ट्रारकडे सुद्धा गेलेले आहेत ते. आणि आता इथून पुढे काय करायचं? म्हणजे इट्स कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. रजिस्टर इज द ओनली सोल्युशन. त्याच्यावरती मार्ग काढू शकेल. ओके सर, दुसरा एक क्वेश्चन होता ऑनलाईन विचारलेला की माझा ऑनलाईन लॉग इन 2 वर्ष मी वापरलेलं नाहीये, तर मी परत वापरू शकतो का? ऑनलाईन लॉगिन वापरू शकता. ऑडिटर म्हणून आहे का आपलं सोसायटीचं लॉग इन आयडी पासवर्ड आहे तुमच्याकडे? सोसायटीचं लॉग इन आयडी पासवर्ड विचारलंय सर. वापरू शकता. तुमचं ते कायम देण्यात आलेलं आहे तुम्हाला लॉग इन, तुम्ही केव्हाही वापरू शकता.
सॉरी मी इथं इंटरप्ट करतो. एक प्रश्न होता आहे. सोसायटीचा ऑनलाईन जे लॉगिन आणि त्याचा पासवर्ड आम्हाला आठवत नाही. तर ते आता आम्हाला रजिस्टर पण करता येत नाही. तर त्याचे पासवर्ड रिकव्हर करण्यासाठी काही करता येईल का? त्याच्या खाली सोसायटीच्या लेटरवरती तुम्ही ऍप्लिकेशन करायचं. हा मार्ग आता ऍक्च्युली आपण काढला आहे. त्या खाली रिजनरेट पासवर्ड म्हणून एक ऑप्शन ऑनलाईन. ज्यावेळेस तुम्ही त्यावर एकदा लॉग इन टाकला आणि पुन्हा जर पासवर्ड जर तुम्हाला रिकव्हर करायचा असेल तर तुमचा जो रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर आणि रजिस्टर्ड ईमेल आयडी आहे त्यावर तो येतो. पण सध्या ती सुविधा काही दिवसापुरती बंद पडली आहे. तर आमच्या कार्यालयाकडे जर पुण्यात जर आपलं कार्यालय असेल तर आम्ही तुम्हाला उपलब्ध करून देऊ. म्हणजे पुण्यात जर आपली सोसायटी असेल तर. हा पुण्यातच आहे. तर ऑफिसला येऊन तो रिसेट करता येईल मला. हो. लॉग इन आहे आपल्याकडे का लॉग इन आयडी नाही आणि पासवर्डही नाही? लॉग इन आयडी आहे पण पासवर्ड नाही. आणि समजा आपण ते तुम्ही म्हणतात ना त्या मोबाईल नंबर, तो मोबाईल नंबर आणि जुना ईमेल आयडी नाहीये, म्हणजे तो डिॲक्टिव्हेट केलाय. डिॲक्टिव्हेट केलाय का? काही हरकत नाही. आम्ही तुम्हाला देऊ. सोसायटीचं लेटर हेडवर आम्हाला मागणी करा, आम्ही देऊ. ओके चालेल. दुसरं एक आता कोणी क्वेश्चन विचारत नसेल तर हे जे तुम्ही म्हटलं स्टार्टिंगला फायर ऑडिट आणि सेफ्टी ऑडिट दर 5 वर्षांनी एकदा करायला पाहिजे, हे मॅन्डेटरी आहे, लॉ प्रमाणे आहे की कसं आहे, म्हणजे स्वइच्छेने करायचे? बायलॉज मध्ये त्याचे प्रोव्हिजन स्पष्ट लिहिलेले आहेत. सोसायटीचं एज काय झालंय की त्याच्याप्रमाणे स्ट्रक्चरल ऑडिट, फायर ऑडिट हे करणं मॅन्डेटरी बायलॉज मध्ये आहे. आणि दुसरं मॅन्डेटरी जरी नसले, सपोज असं धरूयात आपण की बायलॉज मध्ये नाही लिहिलेलं, तरी ते सोसायटीच्या फायद्याचंच आहे. स्ट्रक्चरल ऑडिट करणं, फायर ऑडिट करणं हिताचंच आहे. तर हिताच्या गोष्टी आपल्याला करायच्याच आहेत सोसायटीमध्ये. No, it is part of the bylaws. After 15 years, you have to get it done. Yes, it is written in the bylaw. Frequency increases. दूसरा एक ऑडिट सोसाइटी. सेकंड क्वेश्चन था कि ये जो गवर्नमेंट से कुछ लिफ्ट ऑडिट के लिए आते हैं साल में एक बार और 6,000 रुपए चार्ज करते हैं साल के, तो वो जो देखा गया है कि वो लोग सिर्फ आते हैं और ऊपर रिपोर्ट बना के चले जाते हैं. वो 6,000 रुपीज वो देना सही है क्या गवर्नमेंट को? सर ये क्वेश्चन अभी थोड़ा सा ये अपना जो टॉपिक है एक ग्रेडिंग वाला उससे रिलेवेंट नहीं है. आप जरा गर्ग साहब का जो ग्रुप है अपना एजुकेशन ग्रुप उसमें डालिए. आपको अगर जो रिलेवेंट ये है एक्सपर्ट है वो आपको जवाब देंगे. ठीक है, ओके, थैंक यू. गोडके साहब एनी अगर क्वेश्चन नहीं है तो मेरे ख्याल से अपना टाइम थोड़ा सा हमने एक्सिड किया है. शैल वी वाइंड अप? Yes, sir. One question, sorry. Last question. Sorry. Okay. Sir, this is regarding the audit report means the infringement which comes is the SAT certificate has not been issued. In our society, we have prepared the SAT certificate and we have kept it ready, and members are not collecting. Maybe only 10% of the people have collected. We have a strength of around 624. So in that case, every year the report on the audit report, it comes as infringement, SAT certificate comments. So what are we supposed to do as a committee? Yes, sir. कर दो, इधर आप हैंड डिलीवरी कर सकते हो तो रजिस्टर रेडी कर सकते हो. इट विल बी सेड टू बी डिलीवर्ड in that case. Or people think that it is safe in society office? No, that is infringement again. No? Yeah, means people are not coming, means even after repeated you can send by registered post. So you can send by registered post, but they have to come and sign the documents, no? रजिस्टर्ड आप करोगे तो एक्नॉलेजमेंट आपके पास होगी ना? Yes, sir, but I form or J form में they have to sign now that they have received the SAT certificate. आप रजिस्टर्ड का एक्नॉलेजमेंट उसके साथ लगा दो ना. That will be said to be complied. Okay, sir. Thank you. अभी आज का वेबिनार प्रोग्राम हम यहीं पर समाप्त करते हैं. मैं केसी गर्ग सभी आयोजकों की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने ये पूरा प्रोग्राम देखा.
मुझे उम्मीद है कि आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप ये प्रोग्राम आज हुआ है और हमारे एक्सपर्ट ने आपके सभी सवालों के जवाब आप दिए हैं अच्छे से और आप उससे संतुष्ट हुए होंगे। मुझे ये भी उम्मीद है कि जब हम सब अपनी सोसाइटी में जाएंगे तो ये जो आज वेबिनार से हमने सीखा है उसका भरपूर लाभ उठाएंगे। अभी मेरी आप सबसे एक अपील है कि आप जो भी सोसाइटी अभी तक फेडरेशन की मेंबर नहीं बनी है वो कृपया करके जल्दी से जल्दी फेडरेशन की मेंबर बन जाएं, ताकि आने वाले समय में हम जो भी और एजुकेशनल वेबिनार प्रोग्राम लेके आने वाले हैं आप सब उनका बहुत बहुत फायदा उठा सको। धन्यवाद।